नमस्कार बच्चों, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं प्रश्न बैंक की इकाई 2 का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि राज्य शासन ने लगभग ये क्लियर कर दिया है कि वो परीक्षा अवश्य लेगा कक्षा 12वीं की। तो विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि वह अच्छे एकाग्रचित होकर अध्यापन कार्य करें। तो आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इकाई 2 में 2 अंक वाला एक अंक वाला एक और 5 अंक वाला एक प्रश्न आने वाला है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मानसिक क्रांति से क्या आशय है। मानसिक क्रांति का आशय अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारियों के अंदर मनोवैज्ञानिक जो संघर्ष चलता है उसे रोकना, अर्थात आपस में मिलकर सहयोग से कार्य करना ही मानसिक क्रांति का सिद्धांत कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, प्रबंध के सिद्धांत की 2 विशेषताएं लिखिए। इसकी पहली विशेषता है सार्वभौमिकता, अर्थात सभी स्थानों पर लागू होती है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, होटल, सभी जगहों पर प्रबंध के सिद्धांत लागू होते हैं। दूसरा है लोचता, अर्थात यदि व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना चाहें तो आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट विकासात्मक है, उपयोग है, सापेक्षता है। तो 2 ही पॉइंट बच्चों को लिखने हैं। तीसरा प्रश्न है, सोपान श्रृंखला को समझाइए। सोपान श्रृंखला जो है एक श्रृंखला के रूप में कार्य करता है, अर्थात आदेश जो रहते हैं सबसे पहले उच्च अधिकारी जैसे प्रबंधक के पास जाएगा, प्रबंधक से विभागीय प्रबंधक तक, विभागीय प्रबंधक से उप प्रबंधक तक, फिर उसके बाद पर्यवेक्षक तक इसकी आदेश को फॉलो किया जाएगा, अर्थात ये एक लिंक के रूप में कार्य करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध को परिभाषित कीजिए। वैज्ञानिक प्रबंध से आशय वैज्ञानिक आधार पर प्रबंध के कार्य को संपन्न कराने से है। इस पर रूढ़िगत प्रणालियों को नहीं अपनाया जाता है, बल्कि इसको जितना काम उतना दाम के आधार पर नापा जाता है। इसके बाद के उत्तर बताने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रश्न बैंक के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत सरल भाषा में लेकर आए हैं। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, ताकि जो निर्धन या गरीब बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं उन्हें हमारे वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो निबंधात्मक क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं लिखिए। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता FW टेलर है। उनकी विशेषताएं बताता हूं। तो पहला है तथ्यों एवं सूचनाओं का एकत्रीकरण करना, अर्थात जो पहले की सूचनाएं हैं और जो तथ्य हैं उन्हें इकट्ठा किया जाता है। दूसरा है नियमों का प्रतिपादन करना, अर्थात कार्य शुरू करने से पहले उसके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, उसे देखना। उसके बाद तीसरा है प्रमापों की स्थापना करना, अर्थात समय, परिमाण, गुण एवं लागत की दृष्टि से इसकी स्थापना की जाती है। कार्य का नियोजन, अर्थात कार्य शुरू करने से पहले उसके विषय में पहले से प्लानिंग करना कार्य का नियोजन कहलाता है। इसके बाद 5वां पॉइंट नियमानुसार कार्य है, अर्थात कुछ नियम बनाए जाते हैं कार्य को शुरू करने के पहले। और 6वां पॉइंट मानवीय दृष्टिकोण है। अगला प्रश्न है, प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व लिखिए। ये 2019 में पहले आ चुका है। इसका पहला पॉइंट है, प्रबंध की प्रकृति को समझने के लिए प्रबंध के सिद्धांतों का अध्ययन आवश्यक है, अर्थात व्यवसाय के प्रबंध की प्रकृति कैसी है इसको जानने के लिए हमें प्रबंध के सिद्धांतों को पढ़ना आवश्यक होगा। दूसरा है, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए सिद्धांतों को लागू करना आवश्यक होता है, अर्थात इसके अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट है, शोध एवं अनुसंधान के
कार्य सुलभ हो जाते हैं, अर्थात नए नए जो टेक्निकें निकलती है जो प्रबंध के सिद्धांत के द्वारा इसे पूरा किया जा सकता है। प्रबंध के सिद्धांत मानवीय संबंधों में सुधार लाते हैं, अर्थात कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच जो संबंध होते हैं वो मधुर हो जाते हैं। देश के संसाधनों का कुशलतम उपयोग, जब प्रत्येक प्रकार के उद्योगों में प्रबंध के सिद्धांत लागू किए जाते हैं तो राष्ट्र के कुल उत्पादन में वृद्धि होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समय अध्ययन व गति अध्ययन में अंतर लिखिए। तो इसमें पहला पॉइंट है अध्ययन का विषय। तो समय अध्ययन में किसी कार्य को संपन्न करने वाले समय को ज्ञात किया जाता है, जो समय लगता है उसको ज्ञात किया जाता है। और गति अध्ययन में कार्य करने में शरीर की जो हलचल व स्थिति, अर्थात जो चेष्टाएं, जो हरकत होती है उसका अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है निर्धारण। कार्य को संपन्न करने हेतु प्रमाप समय का निर्धारण किया जाता है, अर्थात टाइमर लगाया जाता है। और इधर पे कार्य को करने हेतु व्यक्तियों के हिलने डुलने की क्रिया को निर्धारित किया जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है संबंध। समय अध्ययन कर्मचारी कार्यक्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से किया जाता है और गति का अध्ययन कर्मचारियों की शारीरिक हरकतों में कमी और सुधार करने के हेतु किया जाता है। अगला पॉइंट है अध्ययन की दशा प्रेरणा। तो समय अध्ययन कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व किया जाता है और गति अध्ययन समय अध्ययन के पश्चात किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट प्रेरणा है। तो ये पॉइंट दिए गए हैं। अगला प्रश्न है हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत समझाइए। ये प्रश्न भी 2019 में आया हुआ है। तो हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए हैं, हमें केवल 6 सिद्धांतों के विषय में बताना है। तो पहला श्रम विभाजन का सिद्धांत है, अर्थात फ्योल ने ये बताया है कि श्रम को बांटना, अर्थात जिसे जो कार्य आता है उसे वह कार्य दिया जाता है, ये श्रम विभाजन होता है। दूसरा है अनुशासन का सिद्धांत, अर्थात कर्मचारी और अधिकारियों में अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन से ही कार्य पूर्ण होता है, बगैर अनुशासन के कार्य पूर्ण नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। तो कर्मचारियों और अधिकारियों में ये समन्वय होना चाहिए कि अधिकारों के साथ साथ उन्हें उत्तरदायित्व भी दिए जाएं और उत्तरदायित्व के साथ उन्हें अधिकार भी दिए जाएं। चौथा पॉइंट है आदेश की एकता का सिद्धांत, अर्थात अधिकारी को ये चाहिए कि उसे 2-2 या 3-3 अधिकारी आदेशित ना करके केवल अधीनस्थ कर्मचारियों को एक ही उच्च अधिकारी द्वारा आदेशित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से निर्देश की एकता भी है कि कर्मचारियों या अधीनस्थ कर्मचारियों को उच्च अधिकारी द्वारा केवल एक ही उच्च अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। इसके पहले पिछले प्रश्न में हमने सोपान श्रृंखला को समझा दिया है। अगला प्रश्न है FW टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को समझाइए। FW टेलर भी एक प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं। इसमें पहला उन्होंने दिया है कार्य अनुमान का सिद्धांत, अर्थात कार्य का पहले से अनुमान लगाना कार्य अनुमान कहलाता है। दूसरा पॉइंट दिया है प्रयोग का सिद्धांत, अर्थात पहले से ही उसके विषय में विभिन्न प्रकार की खोज कर ली जाती है और श्रेष्ठ पद्धति का उपयोग करके इसे पूर्ण किया जाता है। तीसरा पॉइंट है नियोजन का सिद्धांत, अर्थात पहले से ही उन कार्य का नियोजन कर लिया जाता है कि कितना पैसा या कितना खर्च उस पर लगेगा। प्रमापीकरण का सिद्धांत भी देख लिया जाता है कि कच्चा माल कितना लगेगा, भवन कितना लगेगा, या जो भी चीज़ें हैं इसके विषय में पहले ही प्रमाप अर्थात नाप लिया जाता है। और कर्मचारियों के वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण का सिद्धांत, अर्थात कर्मचारियों को कार्य के प्रति पहले प्रशिक्षण दे दिया जाता है। अगला प्रश्न है टेलर व फ्योल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में अंतर लिखिए। तो इसका पहला पॉइंट है अध्ययन का केंद्र बिंदु।
टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु श्रमिक था, अर्थात मजदूर के विषय में उन्होंने बल दिया है, जबकि फ्योल ने अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु प्रबंधन अर्थात प्रशासन को महत्व दिया है। दूसरा है अध्ययन का क्षेत्र। टेलर ने कारखाना स्तर पर वैज्ञानिक प्रबंध का विकास किया है और फ्योल ने प्रशासनिक स्तर पर प्रबंध का विकास किया है। व्यापकता, टेलर ने श्रमिकों की उत्पादकता वृद्धि को लक्ष्य बनाया, जबकि फ्योल ने प्रशासनिक स्तर पर सुधार करने हेतु संपूर्ण उपक्रम की कार्यक्षमता बढ़ाने पर बल दिया। स्वीकारोक्ति, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध का श्रमिकों द्वारा विरोध किया गया, जबकि फ्योल के विचारों को सभी ने स्वीकार किया। और पांचवा पॉइंट है प्रारंभिक बिंदु। तो टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा कार्यकुशलता में वृद्धि निम्न से ऊपर की ओर बढ़ाना चाहते हैं, जबकि फ्योल उच्च स्तर से निम्न की ओर आदेश की एकता पर जोर देते हैं। इसके बाद हम इकाई 3 की ओर चलेंगे। तो इसमें केवल 1 अंक वाला एक क्वेश्चन और 2 अंक वाले 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके पहले क्वेश्चन कानूनी पर्यावरण से क्या आशय है, इसके हम अगले वीडियो में बताएंगे। दूसरा है उदारीकरण की विशेषताएं समझाइए। उदारीकरण की विशेषता बताने से पहले मैं उदारीकरण का आशय बता देता हूँ कि सरकार द्वारा नियमों और प्रतिबंधों में ढील देना उदारीकरण होता है। तो इसका पहली विशेषता है उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त। उदारीकरण के लिए उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त किया जाना चाहिए, ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा है उत्पादन की स्वतंत्रता। तो नई आर्थिक नीति के अनुसार उत्पादकों को विभिन्न प्रकार के उत्पाद अपनी इच्छानुसार उत्पादन करने की छूट प्रदान की जाती है इसके अंतर्गत। तीसरा क्वेश्चन है व्यावसायिक पर्यावरण से क्या आशय है। व्यावसायिक वातावरण से तात्पर्य उन सभी दशाओं, घटनाओं एवं प्रभावों के समूह से है जिसके अंतर्गत व्यवसाय का कार्य करता है और उनसे प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण से क्या आशय है। वैश्वीकरण को ही भूमंडलीकरण कहा जाता है और पूरे विश्व को वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए एक छत के नीचे इकट्ठा करना वैश्वीकरण कहलाता है। जैसे ई कॉमर्स वैश्वीकरण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है आंतरिक पर्यावरण के घटक लिखिए।